हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको आईआरसीटीसी का पूरा बिजनेस मॉडल करके दिखाऊंगा। तो इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि इस कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूरे पॉइंट्स हम लिखेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। चलिए आइए। तो पहला नंबर का हमारा पॉइंट था कि हमको क्या करना है, कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में डिटेल चाहिए कि क्या कंपनी प्रोडक्ट देती है या कंपनी सर्विसेज देती है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, हमको कंपनी के प्रोडक्ट्स देखने पड़ेंगे कि क्या वो बांटती है। तो आईआरसीटीसी क्या करती है, ट्रेन की टिकट देती है, ट्रेन टिकट। तो जो कि एक सर्विस की कैटेगरी में आती है, जो कि कहां पे आती है, एक सर्विस की कैटेगरी में आती है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आईआरसीटीसी सर्विसेज देती है। पर इसके साथ साथ वो एक रेल नीर, एक पानी की बोतल भी चलाती है, रेल नीर, जो कि हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। मतलब जगह जगह पे आप एवरी रेलवे स्टेशन में जाके चेक करते हो तो वहां देखते हो कि रेल नीर की पानी की बोतलें सेल होती है, तो वो एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये समझ गए हम कि कंपनी इज प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट प्लस सर्विस। आईआरसीटीसी क्या क्या देता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम उसका डीप बिजनेस मॉडल एक बार सर्च करते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 2, आपको कंपनी के गूगल में जाना है। कंपनी के गूगल में जाने के बाद आपको उसका बिजनेस मॉडल फाइंड करना है, लिखना है ऐसे, बिजनेस मॉडल ऑफ आईआरसीटीसी। तो आपको एक फिनोलॉजी इनसाइडर का वेबसाइट मिल जाएगा, या फिर आप आईआरसीटीसी की डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके एक बार उसका बिजनेस मॉडल समझ सकते हो। बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो वो भी आप उससे समझ सकते हो। अभी हमको फिनोलॉजी का मिल गया, तो हम फिनोलॉजी की वेबसाइट पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं और समझते हैं कि कहां कहां से पैसा कमाती है। स्टार्ट कब हुई थी, 27 सितंबर 1999 में स्टार्ट हुई थी एंड होली ऑन पब्लिक सब्सिडरी थी इंडियन रेलवे की। मतलब पूरी की पूरी होल्डिंग किसके पास थी, इसके पास, इंडियन रेलवेज के पास थी। इसने आईपीओ कब लाया है, 2019 में, और अभी तक इन्वेस्टर्स को 100% से ज्यादा, 500% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। तो अब समझते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ आईआरसीटीसी। सबसे पहले ये लिखा है कि वो कैटरिंग बिजनेस से पैसा कमाती है। कहां से पैसा कमाती है, कैटरिंग बिजनेस से। तो कैटरिंग बिजनेस क्या है, रेल में खाना आता है आपके पास, खाना, आप रात में किसी भी स्टेशन में खाना मंगाते हो तो आपके पास खाना आता है। तो ये है खाना, जो कैटरिंग बिजनेस इंडिया में होता है। उसके साथ साथ एक रेल का डिब्बा स्पेशल होता है जहां पे खाना बनता है और सब पैसेंजर्स को सप्लाई किया जाता है, तो उससे कंपनी पैसा कमाती है। मींस कैटरिंग इज अ बिजनेस रेवेन्यू सोर्स फॉर आईआरसीटीसी, रेवेन्यू सोर्स है। तो टाइप ऑफ कैटरिंग्स होती है, मोबाइल कैटरिंग बिजनेस, जहां पे वो कंपनी में एक पेंट्री कार्स होती है, वेरियस ट्रेन में एक डब्बा स्पेशल होता है जहां पे आईआरसीटीसी अपना क्या करती है, खाना बनाती है। खाना बना के सबको थाली के बेसिस पे सप्लाई करती है, जो जो ऑर्डर उनको देता है तो उसको सप्लाई करती है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेन साइड वेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ट्रेन के साइड में, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मान लो मुंबई में ट्रेन रुकी, अब मुंबई में आपको खाना चाहिए, तो वहां पे आईआरसीटीसी का स्टॉल लगा होगा कि ये खाना है, आप आके खाना खा लो, उसका पेमेंट करो और पेमेंट करके खाना खा लो। नेक्स्ट है स्टैटिक कैटरिंग। मतलब वो अपने क्या खोल देती है, फूड प्लाजा एंड फास्ट फूड प्लाजा खोल देती है। हर स्टेशन में एक फास्ट फूड प्लाजा खोलने के मूड पे है वो। तो उसके साथ साथ रिफ्रेशमेंट रूम्स वो खोल देती है, उसमें आप जाके खाना खा सकते हो अपना, और खाना खा के उसके थ्रू आप आईआरसीटीसी को पेमेंट करते हो। ई कैटरिंग मतलब इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज देती है। मतलब वेरियस इनके वेंडर्स जुड़े रहते हैं। जो वेंडर्स क्या करते हैं कि मान लो मैं हूं, मेरा नेक्स्ट स्टेशन है इटारसी, मैं गया आईआरसीटीसी ई कैटरिंग। अब मैंने बटन दबाया और बटन दबा के मैंने बोला कि यार मेरे को खाना चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया और ऑर्डर किया, डोमिनोज का पिज्जा मैंने ऑर्डर किया। तो क्या होगा, इटारसी के रेलवे स्टेशन पे डोमिनोज का बंदा आएगा और मेरे को खाना देके चला जाएगा उसके लिए। एंड छोटे छोटे अदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस भी उनके हैं कैटरिंग के, जस्ट लाइक रिटायरमेंट रूम्स, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस एंड बजटेड होटल्स होंगे। नेक्स्ट मेजरली सोर्स उनका कहां से आता है, इंटरनेट टिकटिंग से। 2002 में इन्होंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन इंटरनेट टिकटिंग। आपने देखा भी होगा आईआरसीटीसी का एक ऐप आता है, तो वो 29 टिकट्स एक दिन में बुक होती थी, पर आज की डेट में 8 लाख टिकट पर डे बुक होती है आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। तो इंटरनेट टिकटिंग भी इनका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। नेक्स्ट हमारा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। हमने सुना था अभी एक रेल नीर, आईआरसीटीसी ने क्या लॉन्च किया था, रेल
नीर। तो ये इनके 5 प्लांट एंड कंटिन्यू ग्रोइंग है और हर स्टेशन में अब इन्हें कॉमन वाटर कर दिया है जो कि है रेल नीर। कंपनी आप IRCTC से रेल नीर की बॉटल लो और सबको सेल आउट करो। उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म मतलब क्या होता है, जैसे फॉरेनर्स है, अब एक स्पेशल ट्रेन इनको ले जाते हैं 4 धाम यात्रा के लिए, जस्ट लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ऐसे करके 4 धाम यात्रा में बढ़िया घुमा के लाएंगे इनको, और लाएंगे तो इनसे पैसे इन लोग लेते हैं, तो इसके थ्रू पैसा कमाते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के। तो एक कॉर्पोरेट लग्जरी ट्रैवल्स भी करते हैं। कॉर्पोरेट लग्जरी ट्रैवल्स मतलब एक जैसे रिलायंस है, रिलायंस के 10,000 लोगों को घूमने जाना है तो एक स्पेशल ट्रेन उनकी बनेगी, कॉर्पोरेट ट्रैवल्स उनको कराया जाएगा, मतलब जहां भी उनको जाना है, जैसे गोवा जाना है या लक्षद्वीप जाना है तो उनको कॉर्पोरेट ट्रैवल्स की भी फैसिलिटी दी जाएगी। लग्जरी ट्रैवल, मास टूरिज्म, बहुत सारे लोगों को एक टूरिज्म ट्रैवल कराना, जैसे वैष्णो देवी की ट्रेन जाती हैं और उसके साथ शिरडी ट्रेन जाती हैं, तो एक स्पेशल ट्रेन अगर किसी को ले जानी हो तो वो भी अलाउड है। स्टेट तीर्था, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब पिलग्रिमेज, मतलब जगह जगह की तीर्थ यात्रा के थ्रू ये इनसे पैसा कमाने के लिए सोच रहा है। तो 5 रेवेन्यू सोर्सेज हैं। सबसे ज्यादा पैसा कहां पे आता है, इंटरनेट टिकटिंग से 63%, कैटरिंग से 22%, रेल नीर से 8%, टूरिज्म से 7%। अभी स्टेट तीर्थ का इनका चालू बिजनेस नहीं हुआ है। तो हमको समझ में आ गया 5 पॉइंट है जिसके थ्रू ये पैसा कमाती है। ये 5 पॉइंट आप नोट कर लो और ये परसेंटेज भी एक बार नोट कर लो, तो परसेंटेज भी आपको पता चल जाएगा कि ये 63%, 22% एंड 8% कमाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हमको जाना है वेबसाइट विच इज नेम एज tickertape.in। टिकरटेप वाली वेबसाइट में जाके हम बाकी एनालिसिस आगे का करेंगे। तो हम स्कोर कार्ड में आते हैं। स्कोर कार्ड में बस हमको एक ही पॉइंट चेक करना है कि क्या कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। मैंने आपको 3 प्रकार के रेड फ्लैग बताए थे। सबसे पहला है ASM, GSM एंड प्रमोटर प्लेज होल्डिंग। तो ये तीनों अपने को चेक करना है कि क्या कंपनी कोई ASM लिस्ट में तो नहीं है, क्या कोई GSM लिस्ट में तो नहीं है, क्या कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग तो नहीं है, क्या स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया और गिर गया तो कौन सा रेड फ्लैग लग जाएगा, ASM GSM का। और अगर प्रमोटर जो कि मालिक है उसने अपने स्टॉक्स को गिरवी रख दिया हो तो वो कौन सी होल्डिंग, वो कौन सी दिक्कत आ जाएगा इनके पास, प्रमोटर प्लेज होल्डिंग का रेड फ्लैग लग जाएगा। 3 रेड फ्लैग लग जाएंगे कंपनी पे एंड 3 रेड में से कोई भी एक रेड फ्लैग हो तो आपका फंडामेंटल यहीं खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे होता है। ओके, तो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो BSE में अगर हम देखेंगे, नीचे जाएंगे तो आप चेक करोगे कौन सा रेड फ्लैग लगा है, GSM का। इसका एक रीजन है कि आप देखोगे पिछले 1 साल के अंदर BSE ने 518% का रिटर्न दिया, मतलब इतना तेज भाग चुका है कि कोई भी नया इन्वेस्टर अगर इसमें जाएगा, घुसेगा तो उसको दिक्कत जाएगी, उसको परेशानी होगी। तो इसलिए अभी सेबी के नियम के अनुसार हर बार जब आप BSE का स्टॉक खरीदने जाते हो तो वो बता देता है इट इज अंडर ग्रॉस सर्विलेंस मैकेनिज्म। ASM का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस सर्विलेंस मैकेनिज्म एंड ग्रॉस सर्विलेंस मैकेनिज्म। तो GSM लिस्ट में अगर स्टॉक है तो इसको आगे आपको फंडामेंटल नहीं करना है, यहीं रुक जाएंगे। जब इसका रेड फ्लैग निकल जाएगा तब हम इस स्टॉक में फंडामेंटल करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है वेदांता। अब जब वेदांता लिमिटेड में आप जाओगे, नीचे देखोगे रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग किस चीज का लगा है, प्रमोटर प्लेज होल्डिंग का। प्रमोटर प्लेज होल्डिंग मतलब क्या होता है, इन्होंने पूरे अपने जो शेयर्स हैं किसके पास गिरवी रखे हुए हैं, कंपनी के पास गिरवी रखे हुए हैं, और कंपनी इनको क्या, बैंक के पास गिरवी रखे हुए, बैंक इनको क्या दे देती है, लोन दे देती है। तो ये दोनों स्टॉक हैं जिसके थ्रू मैंने आपको रेड फ्लैग समझाया है। वापस आ जाते हैं अपने स्टॉक में जिसका नाम है IRCTC। चलिए, तो नेक्स्ट अभी अपने को चेक करना है इसका फाइनेंशियल्स चेक करेंगे। फाइनेंशियल में सबसे पहले अपने को इनकम पे क्लिक करना है ऊपर, एंड एनुअल व्यू से क्लिक करके हमको क्वार्टरली व्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप समझोगे ये इसके रेवेन्यू एंड इनकम हमको शो कर दिए। अब आप समझो कि ये क्या है, टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स। कंपनी की क्या है, सेल्स। तो क्या कंपनी की सेल्स ग्रोइंग होनी चाहिए क्वार्टरली, यस। नेक्स्ट हमारा नेट इनकम मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉफिट। क्या कंपनी का प्रॉफिट ग्रोइंग होना चाहिए, यस। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोनों तीनों पॉइंट। तो आइए रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पीछे आते हैं, जब स्टार्टिंग से सितंबर 2021 में कितना कमाता था, 400 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 700 करोड़, फिर 700 से सीधा 800, 800 से 831, 950, मार्च 23 में 1030, जून 23 में 1041 एंड
सितंबर में 1042 एंड अब दिसंबर में 1163, मतलब कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक जंप दिख रही है हमको जो कि टोटल रेवेन्यू में है। नेक्स्ट हमारी नेट इनकम। अब चेक करते हैं नेट इनकम भी स्टार्टिंग से। इनकम मतलब प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट 158 करोड़ अच्छा है, 200 करोड़ और अच्छा, 213 करोड़ अच्छा है, 245, 226, 255, 278, फिर उसका थोड़ा सा डिप आया, 232 आया, फिर 294 सीधा, और अब कहां आ गया है 300। मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि दिसंबर 23 के रिजल्ट्स में आईआरसीटीसी का जो टॉप लाइन है विच इज सेल्स टोटल रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन है विच इज नेट इनकम विच इज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट आ चुका है। तो क्या आईआरसीटीसी डिजर्व करती है एक हाईएस्ट पोजीशन? जहां पे हाईएस्ट आता है तो कंपनी का शेयर और बढ़ने की उम्मीद रखता है। तो हमको ये देखना टेक्निकल में, जब आप मेरे साथ आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हाईएस्ट आ गया तो हमको उसमें क्या करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम कंपनी का चेक करते हैं एनुअली। एक बार एनुअली चेक कर लेते हैं। तो एनुअली में आप देखोगे, पीछे आते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2015, मतलब 2015 में 1100 करोड़ तो सिर्फ ये क्या कमाता था, रेवेन्यू। उससे बढ़ के क्या हुआ, 1500, 1565, 1996 एंड उसके बाद 2300 करोड़। फिर फाइनेंशियल 2021 मतलब कोविड में थोड़ा सा डिप आया था, 2022 में रिकवरी होके 1977, और अब देखेंगे आप फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना आ गया है, 3689 करोड़। और टीटीएम मतलब क्या होता है, जैसे दिसंबर 23 के अभी कितने क्वार्टर हो गए हैं, सबसे पहले मई, अप्रैल, मई, जून क्वार्टर हो गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्वार्टर हो गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 क्वार्टर तो हो गए हैं। पर पिछला एक क्वार्टर जो रह गया है जनवरी टू मार्च, वो पिछले साल का उठा लेंगे। मतलब 3 क्वार्टर इस साल के ले लो, मतलब जितने भी क्वार्टर इस साल के हो गए उसके करस्पॉन्डिंग पिछले क्वार्टर उठा के एक टीटीएम का रिजल्ट शो कर देंगे। टीटीएम के रिजल्ट में बता दिया 4200 करोड़ रुपए का इसमें प्रॉफिट, मतलब सेल्स आने की उम्मीद है। नेट इनकम चेक करो तो 1005 से 1100 पहुंच गया है विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। 187 से 659 और 659 से सीधा 1005। इट इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस। और क्या हाईएस्ट है? यस, हाईएस्ट भी है। उसका ईपीएस मैंने आपको समझाया था एक शेयर में कितना पैसा कमाता है, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये स्टार्टिंग में कितनी थी, पॉइंट में थी 0.57, फिर 0.55, 0.77, फिर 2 रुपीज हुई, फिर 2 रुपीज के बाद 2 रुपीज 34, फिर 8 रुपए सीधा, फिर 12 और फिर 13 रुपए। तो कंटिन्यू अर्निंग पर शेयर भी ग्रो हो रहा है। फिर आप देखोगे डीपीएस। डीपीएस मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर में कितना पैसा कंपनी बांट रहा है। तो 13 रुपए कमा रहा है, 8 रुपए बांट दे रहा है, और बाकी कहां पे लग रहा है, ग्रोथ में, बाकी कंपनी के ग्रोथ में लग रहा है। मतलब एक पे आउट रेशियो निकालें अगर अपन, पे आउट रेशियो मतलब कितना परसेंटेज पैसा बांट रहा है, कितना परसेंटेज पैसा बांट रहा है। तो अगर 13 में से 8 रुपए बट गया तो मतलब 58% बट गया। ये कैसे निकालोगे आप, 8 रुपए डिवाइडेड बाय 13.82 मल्टीप्लाई बाय 100 which will come to 58%, which will come to 58%। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, DPS डिवाइडेड बाय EPS मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, पे आउट रेशियो का फॉर्मूला हो गया। तो मतलब 58% बांट रहा है और 42% कहां लग रहा है, ग्रोथ में इनका पैसा लगा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जाके एक बार डिटेल में चेक करते हैं कि क्या क्या है। करंट एसेट्स मतलब विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, एंड नॉन करंट एसेट्स मतलब विच टेक्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश। करेक्ट। तो आप ध्यान से देखोगे क्या करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स का एक वो दिया हुआ है विच इज टोटल एसेट्स। तो क्या टोटल एसेट्स ग्रोइंग है 3200 करोड़ से 3100, 800 और 5000 करोड़, मतलब बहुत तेजी से टोटल एसेट्स क्या है, ग्रोइंग है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मैंने आपको मतलब समझाया था कि विच टेक्स टाइम, विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करनी है। जो भी लायबिलिटी 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज। हमको दिक्कत किससे है, नॉन करंट लायबिलिटी से दिक्कत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से हमेशा परेशानी रहती है। तो इसके थ्रू हमने
रेशियो निकाला था नॉन करेंट लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका निकाल के देखते हैं 218 डिवाइडेड बाय 5088 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अप्रोक्स कितना आना चाहिए, ये अप्रोक्स 4.2% आ रहा है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, विच इज लेस देन 20%। मतलब कोई बहुत बड़ी आपदा भी आ जाएगी ना आईआरसीटीसी के ऊपर, तो आपको समझना है कि उसका नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म जो लोन्स है वो अभी भी 4% ही है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो 4% से कम है, विच इज लेस देन 20%, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो 218 डिवाइडेड बाय 5088 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपका है टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जितने भी शेयर्स कंपनी के टोटल इशूड हैं आज तक, तो 80 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने आज तक। और टोटल इक्विटी मतलब खुद का पैसा। तो ऐसे एक बैलेंस शीट कैसे मैच होती है मैं आपको समझा देता हूं। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो असेट्स के साथ साथ जितना पैसा लिया है, जैसे टोटल संपत्ति हम जो बनाते हैं वो क्या करते हैं कि खुद का पैसा लगाते हैं या लोन लिया हुआ पैसा लगाते हैं। तो हमको देखना है कि क्या मेरी इक्विटी भी ग्रो हो रही है। यस, इक्विटी भी ग्रो हो रही है, मतलब खुद का पैसा भी ग्रो हो रहा है। कैसे? अगर मैं प्रॉफिट जनरेट करता जाऊंगा तो मेरी इक्विटी भी ग्रो होती जाएगी। नेक्स्ट, अब मेरे को पॉइंट चेक करना है विच इज कॉल्ड पीयर्स। कैश फ्लो से चेक नहीं करेंगे, कैश फ्लो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किससे चेक करना है मेरे को, पीयर्स। अब पीयर्स में आप देखोगे इस कंपनी को किस किस बेसिस पे कंपेयर किया गया है। एक है पी रेशो के बेसिस पे, एक है पीवी रेशो और एक है डिविडेंड यील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रेशो रहता है पी रेशो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रेशो रहता है? पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी समझाया था और करके बताया था, विच इज लो होना चाहिए बट नॉट नेगेटिव, लो बट नॉट नेगेटिव। तो आप चेक करो इन तीनों को किस किस कंपनी से बांधा गया है। आईआरसीटीसी को जोमेटो, इन्फो एज मतलब नौकरी.com और पीवी फिनटेक मतलब पॉलिसी बाजार। अब इनको कंपेयर करने का मेन रीजन समझिए ध्यान से कि ये तीनों इंटरनेट बेस्ड बिजनेस करते हैं, इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं। आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट बेचती है, जोमेटो ऑनलाइन खाना डिलीवर करता है, नौकरी.com ऑनलाइन एक जॉब पोर्टल है जिसके थ्रू नौकरी का सब्सक्रिप्शन लेता है एक क्लाइंट, तो उसके थ्रू वो बहुत सारे स्टूडेंट से मिल पाता है। उसके बाद पीवी फिनटेक मतलब पॉलिसी बाजार, ऑनलाइन पॉलिसीज एंड ऑल सेल होती है। तो ये पी रेशो है। तो आप ध्यान से देखोगे ये तीनों नेगेटिव है, मतलब ये तीनों कंपनीज आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, ये तीनों कंपनी सिलेक्ट करने के लायक नहीं है। हमको क्या चेक करनी है? आईआरसीटीसी। अब आप बोलोगे सर ये 80 सही है कि नहीं है, ये कैसे कंपेयर करें? तो आइए मैं आपको इसका एक रास्ता बताता हूँ कि आपको इसको कैसे चेक करना है। तो हम जाएंगे अभी स्क्रीनर की वेबसाइट पे, एक पी रेशो का एक चार्ट आता है विच इज कॉल्ड पी रेशो चार्ट। आप इसमें देखोगे एक पी रेशो चार्ट आता है। अब आप इसको देखो, इसका एक एवरेज मीडियन पी रेशो कितना है? 70 का एक एवरेज मीडियन पी रेशो है। ये जो बार्स है अब आप देख रहे हो ग्रोइंग वाले, ये है इसका प्रॉफिट, ये इसका क्या है? प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट इज ग्रोइंग? यस, प्रॉफिट इज ग्रोइंग, बट क्या उसके कंपैरिजन के बेसिस पे उसका स्टॉक प्राइस ग्रो हो रहा है? नो। तो आप ये देखोगे डॉटेड लाइंस जो है, डॉटेड लाइंस क्या है? इसका मीडियन पीई है। हमेशा किसी भी स्टॉक को बाय करना है तो पीई रेशो का यूज करना है आपको। मीडियन पीई के नीचे अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, मतलब इस जगह आप उसको बाय करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब मैं आपको इससे बात करूं, देखो तो इसका हाईएस्ट पी रेशो आज तक कहां गया है? 324। अभी कितने पी रेशो पे ये ट्रेड कर रहा है? 72 से 80 के पी रेशो में ट्रेड कर रहा है। 72 से अगर ये 384 का अगर मैं बोलता हूं हाईएस्ट अपना पीक टच करता है 70 से 300, तो मिनिमम कितना जाने की उम्मीद है? यहां से मिनिमम 3 से 3.5 गुना होने की इसकी उम्मीद की जा सकती है। अभी शेयर कितने में चल रहा है? करंट प्राइस कितना है? 1023 रुपए। मतलब ये शेयर 2000 से 3000 रुपए की रेंज में जाने की फटाफट उम्मीद है अपने को इसकी। तो 2000 से 3000 की रेंज में जाने की उम्मीद है। फिर भी अगर आप मान लो चलो यार 200 की रेंज में भी चला गया तो यहां से 2 गुना तो होने की उम्मीद रखता है। तो आपको किसी भी कंपनी का पी रेशो चार्ट के थ्रू ही पूरा डिसीजन इसका लेना है। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं अपन अपनी वेबसाइट टिकर टेप में,
और अपन नेक्स्ट रेशियो चेक करते हैं विच इज पीवी रेशियो। हमारा मेन रेशियो पीई रेशियो है, पीवी रेशियो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि तीनों कंपनी हमने यही खत्म कर दी थी, ये तीनों कंपनियां। तो पीई रेशियो भी कितना है अपना 33.02। नेक्स्ट, अगर मैं पैसा एफडी में रखता तो कितना परसेंट ब्याज मिलता, 6 to 7%। पर अगर मैं पैसा डिविडेंड में रखता हूं, मतलब इस शेयर में रखता हूं, तो मेरे को फ्री फोकट का पैसा कितना मिलता है, आधा % तो फ्री फोकट का मिल रहा है, बाकी मेरे को शेयर की ग्रोथ से कमाना है, बाकी मेरे को किससे कमाना है, शेयर की ग्रोथ से। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल। अब टेक्निकल में हमको चेक करना है वॉलेटिलिटी शुड बी लो। आप चेक करो वॉलेटिलिटी क्या लो है, 30.9, 36, 30.1, हाँ लगभग कम है, मतलब बहुत ज्यादा शेक नहीं करता है मार्केट में जब मार्केट हिलता है। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा होल्डिंग्स का परसेंटेज। होल्डिंग परसेंटेज में आप चेक करोगे, हमको सबसे पहले चेक करना है प्रमोटर होल्डिंग। अब 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। प्रमोटर होल्डिंग पूरी अनप्लेज है। प्रमोटर होल्डिंग क्या है, पूरी अनप्लेज है। अब समझिए ध्यान से, प्रमोटर के पास मतलब इंडियन रेलवे, इनका प्रमोटर कौन है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे अगर स्टॉक सेल करता है तो ये इसका प्रमोटर है, विच कैन बी नेगेटिव। बट आप 1-2 पॉइंट ध्यान से समझिए। सबसे पहले, अगर एक गुड स्टॉक फंडामेंटल अच्छा है, जिसके प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, उसमें स्टॉक सेल किया जाता है, क्या वो नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होता है। पर अगर बैड स्टॉक में अगर स्टॉक सेलिंग होती है तो वो क्या कहलाया जाता है, नेगेटिव। थर्ड होता है प्रमोटर अगर इंक्रीज करता है होल्डिंग, प्रमोटर इंक्रीज होल्डिंग्स, तो क्या कहलाया जाता है, पॉजिटिव। फोर्थ, अनप्लेज शेयर होल्डिंग। अनप्लेज शेयर होल्डिंग मतलब पूरी शेयर अगर अनप्लेज है, मतलब कितने अनप्लेज है इनके, 62.4, टोटल 62% शेयर है और 62% शेयर अनप्लेज है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव। ये भी आपका क्या कहलाया जाता है, पॉजिटिव पॉइंट है। ये तीनों चारों आप नोट कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रमोटर के बाद हम चेक करते हैं म्यूचुअल फंड्स। क्या म्यूचुअल फंड अपनी स्टेक बढ़ा रहा है, इनके पास तो बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, तो क्या वो स्टेक बढ़ा रहा है, यस, दिस इज आल्सो गुड पॉजिटिव पॉइंट, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट दिस इज पॉजिटिव। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक LIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी क्या अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, यस, वो भी अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब आप देखोगे कौन बेच रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो भी अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। बेच कौन रहा है, रिटेलर्स। रिटेलर्स बेचने का समझो रीजन, थोड़ा सा भी स्टॉक बढ़ जाता है ना तो रिटेलर्स अपने स्टॉक को खाली करने लगते हैं, तो रिटेलर्स अपने स्टॉक बेच रहा है, खरीद कौन रहा है, बड़ा आदमी। तो समझो स्टॉक की वैल्यू अभी समझ लो बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी है ये स्टॉक। उसके बाद हमने ये चेक कर लिया, उसका कुछ इवेंट्स एंड न्यूज आप इसमें चेक कर सकते हो। जैसे कोई डिविडेंड आया तो उसकी एक्स डेट क्या है, एक्स डेट मतलब जिस दिन आपके पास शेयर होना चाहिए, उसकी एक्स डेट क्या है। कॉर्पोरेट एक्शंस में आप जाके देखोगे तो इसका एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से 2 रुपए स्प्लिट हुई है, मतलब 5 शेयर के बदले, 1 शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिले थे, तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस हुए थे। कुछ अनाउंसमेंट्स अगर कुछ होंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे, वो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक में जाके चेक कर सकते हो। कुछ केसेस लगे होंगे, कुछ लीगल ऑर्डर्स होंगे, तो यहाँ पे भी आपके आ जाएंगे, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। तो हम अब आ जाते हैं screener.in की वेबसाइट पे, जहाँ पे स्टार्टिंग में मैं कुछ आपको पॉइंट समझा देता हूँ, डीप एनालिसिस इसमें कर लेते हैं ताकि आपको एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना जाए। तो सबसे पहला हमारा है मार्केट कैप, मतलब अगर पूरे कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 81,881 करोड़, तो ये कौन सी कंपनी हुई, लार्ज कैप, मतलब ग्रेटर देन 20,000 की कंपनी क्या कहलाती है, हमारी लार्ज कैप कंपनी है। हमारी कंपनी क्या हो गई, लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में चली जाएगी। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का कितना है, 1023 पे चल रही है। 52 वीक मतलब एक साल का, 1 ईयर का हाई एंड 1 ईयर का लो कितना है, 1050 एंड 580। ये हम सीखेंगे टेक्निकल में कि कहां खरीदना है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय। स्टॉक का पी रेशो क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग 72, ये लाइव पी है। वो जो स्टिकर टेप में दिया हुआ था वो ईयरली के बेसिस पे पी निकाला जाता है, पर ये लाइव पी है, तो आप इसको ज्यादा कंसीडर करेंगे।
बुक वैल्यू कितनी है 35.6। अगर मैं बुक वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस से माइनस कर दूं, करंट मार्केट प्राइस से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, ब्रांड वैल्यू निकल के आ जाएगी। बुक वैल्यू को इससे माइनस करूंगा तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, ब्रांड वैल्यू, जो कि आ रही है एक अप्रोक्स 980 रुपए के आसपास। तो ये 980 क्या है, मेरी ब्रांड की वैल्यू। ये ज्यादा डिसीजन लेने में मैटर नहीं करती है। डिविडेंड यील्ड मैंने देखा था कितना है, आधा % क्या है, डिविडेंड यील्ड है, और बाकी मेरे को किससे कमाना पड़ेगा, शेयर की ग्रोथ से कमाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा आरओसी एंड आरओई। आरओसी एंड आरओई कितना होना चाहिए, मैक्सिमम ग्रेटर देन 20% होना चाहिए, एटलीस्ट 20% का आरओसी एंड आरओई ग्रोइंग होना चाहिए। फेस वैल्यू मतलब जहां से शेयर स्टार्ट हुआ था 2 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज कितना हो गया, 1023 रुपए हो गया है। तो आरओसी एंड आरओई अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा कमाती है कंपनी, ग्रेटर देन 20% पैसा कमा रही है। उसके साथ बुक वैल्यू, मार्केट कैप भी अभी छोटी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। उसके बाद नीचे आते हम, नीचे मैंने आपको पी रेशो चार्ट चेक करना बता दिया था। पी रेशो चार्ट आप एक मीडियन पी रेशो के अकॉर्डिंग देखोगे तो मीडियन पी कितना रहा 69, जो कि अभी 72 है, बहुत क्लोज है। और हाई पी रेशो कितना इसका जा चुका है, 200-300 के आसपास जा चुका है, जो कि एक अच्छा पी रेशो के अराउंड, मतलब यहाँ से डबल या ट्रिपल होने की उम्मीद रखता है। उसके बाद हमारे आते हैं प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं एक एक डिटेल में। प्रोज मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड कॉन्स मतलब क्या है, नेगेटिव पॉइंट। प्रोज मतलब पॉजिटिव एंड कॉन्स मतलब नेगेटिव। प्रोज में क्या है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। रिड्यूस्ड डेट मतलब उधारी कम करी है, उधारी कंपनी ने कम करी। कंपनी ने क्या करी है, उधारी कम करी है। ऑलमोस्ट डेट फ्री अपन ने देखा था, मात्र 4% का लोन आ रहा था इसके ऊपर एसेट के कंपैरिजन में, तो डेट फ्री, कर्ज मुक्त भी है, कर्ज मुक्त कंपनी, कर्ज मुक्त भी है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 35% का प्रॉफिट ग्रोथ। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब 100 रुपए था पहले प्रॉफिट, फिर 134.9 हो गया, फिर इसका 34% ग्रो किया, फिर जो वैल्यू आई, जैसे सपोज करते हैं 170 आई, तो इसका 34.5% ग्रो किया। मतलब ऑन द कंपाउंडेड बेसिस, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई हमने देखा था ऊपर, तो उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कितना आ रहा है, 34% का ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, 34% से इसका आरओई ग्रो कर रहा है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कितना है, 43%, मतलब जितना भी कमाता है 43% बांट देता है और बाकी 57% कहाँ है, ग्रोथ में लगता है। डेटर डेज, डेटर डेज मतलब जिससे पैसा हमको लेना है, जिससे पैसा हमको लेना है वो कितने दिन में दे रहा है, पहले देता था 158 डेज में, अब दे रहा है 118 दिन में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, ये डेटा डेज में आपको थोड़ा सा डिटेल में अभी नीचे पढ़ाऊंगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 28 टाइम्स ऑफ इट बुक वैल्यू, मतलब ये कह रहा है बुक वैल्यू इसकी कितनी आती है, अप्रॉक्स 35 एंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1030, तो ये बोल रहा है अप्रॉक्स कितना टाइम्स है, 28 टाइम्स है। बट आपको समझनी पड़ेगी इसका डिफरेंस क्या था, हमारा ब्रांड वैल्यू, इसका डिफरेंस क्या है, हमारा ब्रांड वैल्यू, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम ये पॉइंट नेगेटिव में नहीं मानते हैं, क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज किया गया है 5% से नीचे, तो हमने ये आपको बताया था कि अच्छी कंपनी में अगर प्रमोटर अपनी स्टेक को कम कर रहा है तो वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, नीचे आते हैं, हम चेक करते हैं हमारा प्राइस पीयर कंपैरिजन। किसी भी कंपनी से इसको कंपेयर नहीं किया गया है, क्योंकि ये मोनोपोली कंपनी है, जो कि इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। क्वार्टरली में आप चेक करो, सेल्स क्या 224 करोड़ से 1118 ग्रोइंग है, यस ग्रोइंग है। नेट प्रॉफिट 78 से कहां पे है, 300 करोड़, वो भी ग्रोइंग है, ग्रोइंग एट अ गुड पेस। अर्निंग पर शेयर भी इसकी अच्छी ग्रोइंग है, अर्निंग पर शेयर 3.75 पर शेयर है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली, 2015 में 1000 करोड़ का सेल्स था, अब कितना हो गया, 4000 करोड़ का सेल्स, मतलब 4 गुना हो गई है कंपनी की सेल्स वहां से। उसका नेट प्रॉफिट चेक करें तो 131 करोड़ से कहां हो गई है, 1106 करोड़। तो 1106 करोड़ मतलब 3-4 गुना इसकी कंपनी के वो होते जा रहे हैं, 1000 से 10 गुना, 10 टाइम्स, अप्रोक्स 8 to 9 टाइम्स इसकी कंपनी की ग्रोथ हो चुकी है नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो ग्रोइंग एज वेल एज सेल्स इज ग्रोइंग।
एवरीथिंग इज ग्रोइंग। यहाँ पे आपको सेल्स का ग्रोथ दिया हुआ है, लास्ट 3 साल का सेल्स का ग्रोथ कितना है 16%। उसके साथ प्रॉफिट का ग्रोथ कितना है 3 साल का 24%, जो कि अच्छा है। स्टॉक प्राइस 3 साल में कितना ग्रो किया है 48%, जो कि बहुत अच्छा है। एफडी के कंपैरिजन में 7%, अगर 3 साल में भी आप कमाओगे तो आपका टोटल कितना होता है 21%, जो कि ये कितना दे रहा है 48%। आरओई भी 3 साल का कितना है 35%, तो आरओई भी आपका 35% से ग्रो, मतलब 35% है, जो कि अच्छी बात है। 20% से ज्यादा हमको चाहिए, तो 35% है। उसके बाद हम आते हैं नीचे बैलेंस शीट में, तो आप देखोगे उधारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, मात्र 67 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि 5000 करोड़ की एसेट्स है, जो कि हमने पहले चेक कर लिया था कि सिर्फ मात्र 4% है। अब हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, जो कि हमको स्क्रीनर से देखनी है, जो कि हमारा कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? पैसा आता है और पैसा जाता है, कहां आ रहा है और कहां जा रहा है ये समझते हैं। सबसे पहले हमको दिया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस। अच्छा, कैश फ्लो को एक पढ़ने का एक नियम आपको बता देता हूं कि अगर ये फिगर आपको प्लस या माइनस दिख रहे हैं, मतलब अगर कैश इन कैश आया तो ये फिगर आपका क्या होगा प्लस, और कैश आउट अगर बाहर गया तो ये फिगर आपका क्या होगा माइनस। पैसा आया तो प्लस होगा, पैसा गया तो क्या हो जाएगा ये माइनस। अब बिजनेस से पैसा आना बेटर है या जाना? ऑब्वियसली आना। तो ये देखिए 69 है, फिर 288 और धीरे धीरे करके ये 810 करोड़ रुपए के आसपास बिजनेस से पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट करके। इन्वेस्टमेंट में पैसा आना बेटर है इन्वेस्टमेंट से या जाना बेटर है? जाना बेटर है ऑफ कोर्स, कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा पैसा जाएगा आउट। तो कितना इन्वेस्टमेंट है 315 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में दो चीजें कवर होती हैं, लोन्स एंड डिविडेंड। लोन्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है? जो हम पैसा डिविडेंड मतलब जो कंपनी एक डीपीएस डिविडेंड पर शेयर बांटती है एज अ प्रॉफिट के परसेंटेज में, प्रॉफिट जितना हुआ उसके परसेंटेज में बांट देती है। तो डिविडेंड कितना हुआ? ये कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड भी बांट रही है 434 करोड़। इसको थोड़ा सा और प्लस करके हम चेक करते हैं कि क्या ये सही में डिविडेंड है। तो ये प्लस आप चेक कर सकते हो, प्लस करके तो आप देखोगे डिविडेंड पेड है 400 करोड़। क्या है? सीधा सीधा डिविडेंड पेड है। तो ऑपरेटिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? पैसा आया कहां से? पैसा आया है बिजनेस से और गया कहां है? डिविडेंड पे करने में एज वेल एज इन्वेस्टमेंट में। क्या है? क्लियर है? डिविडेंड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, इसके थ्रू आपका पैसा रोटेट हुआ है। ओके, तो 5 स्टार कैश फ्लो है, बहुत ही शानदार कैश फ्लो है। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारे कुछ रेशियोज। रेशियोज में क्या क्या आ जाता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। रेशियोज में सबसे पहले आता है डेटा डेज, मतलब जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है वो कितने दिन में देगा, वो कितने दिन में देगा। मतलब जिससे पैसा लेना है वो अप्रोक्स कितने दिन में दे रहा है? 118 दिन में दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज मतलब पूरा स्टॉक कितने दिन में सेल हो जाता है। स्टॉक कितने दिन में सेल हो जाता है? स्टॉक अपना सेल हो जाता है अप्रोक्स 18 दिन में। मतलब जो रेल लीटर की पानी की बोतलें होती हैं वो कितने दिन में सेल हो जाती हैं? पूरी 18 दिन में सेल हो जाती है। नेक्स्ट है डेज पेबल। जिसको पैसा देना है वो कितने दिन में देंगे? पैसा देना, जिसको पैसा देना है वो कितने दिन में देंगे? 1595 1595, मतलब अप्रोक्स 3 से 4 साल में देते हैं। पैसा देते ही नहीं है ये, क्योंकि टेंडर का काम है, टेंडर में पैसा निकलवा के दिखा दो, तो पैसा निकाल ही नहीं पाते हैं इसमें। पहले ये कोविड से पहले 500 दिन था, मतलब फिर भी 1 साल लग जाता। अगर आपको आईआरसीटीसी में टेंडर भर के पैसा निकालना तो 1 साल लग जाता है। पर अभी क्या हो गया, बीच में कोविड की वजह से इन्होंने पैसा देना ही बंद कर दिया था, पर अब वो रेशो धीरे धीरे कम हो रहा है। अप्रोक्स एक एवरेज मान लो कि ये 200 से 300 दिन का एक एवरेज काम है जिसमें पैसा ये लोग देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखो तो प्रमोटर के पास कितने शेयर्स हैं? 62%। उसके बाद एफआईआई के पास कितने हैं? 7%।
DII के बाद कितने हैं 11% और पब्लिक के पास कितनी स्टेक है 18% की स्टेक है। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल खत्म होता है। एक बार अपन आ जाते हैं इसके कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन, सबसे पहला पॉइंट है कंपनी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मोनोपोली बिजनेस। मोनोपोली मतलब सिर्फ यही चलाते हैं। सेकंड, कंपनी बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री where there is entry barrier। एंट्री बैरियर मतलब इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिल पाएगी। मतलब एक बात करें तो मान लो अंबानी को या टाटा को अपनी रेलवे चलानी है तो वो चलाना अभी पॉसिबल नहीं है, अभी प्राइवेटाइज नहीं हुआ है रेलवे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, कंपनी हैज मोर पावर। कंपनी हैज मोर पावर। Fourth, quarterly as well as annually profit is growing। प्रॉफिट की जगह लिख सकते हो आप प्रॉफिट एंड सेल्स इज ग्रोइंग। प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोइंग कर रहा है, ग्रो हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, ROE and ROC is greater than 20%। Next point, 6th point, नॉन करेंट लाइबिलिटीज टू एसेट्स का इसका रेशियो कितना है? ओनली 4%, विच इज लेस देन 20%, which is also good. So conclusion क्या लिख सकते हैं अपन? We should invest in the company for long term basis। करेक्ट। तो आपको समझ में आया कि कितना डीप हमने एनालिसिस किया। IRCTC का फंडामेंटल एनालिसिस पूरा खत्म होता है हमारा। तो आप इसको कंपनी को किस में एनालिसिस करोगे? पूरा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम आपको डीमार्ट एंड अपनी नेक्स्ट कंपनी CDSL पे आपका फंडामेंटल करके दिखाएंगे। एक बैंक का शेयर भी पकड़ेंगे जहां पे अपने को डीप एनालिसिस करना है। तो थैंक यू दोस्तों।